नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूपीएससी आंसर राइटिंग क्लब में। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है गिग इकोनॉमी पे आधारित, और ये पेपर 3 का पार्ट है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग द हिंदू के आंसर राइटिंग सीरीज़ में दिन प्रतिदिन अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, और नए नए क्वेश्चंस और मॉडल क्वेश्चंस के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। फ्रेंड्स, इसी सिलसिले में आज जो है गिग इकोनॉमी है जो हमारा मेन टॉपिक है, और ये पेपर 3 से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ कहाँ की है। तो फ्रेंड्स, ये है बिजनेस लाइन की न्यूज़। गिग वर्क इज़ एक्सप्लोटेटिव इन यूनिक वेज। फ्रेंड्स, ये एक्चुअली में ये जो पूरा टॉपिक है वो इस पर आधारित है कि कैसे जो गिग वर्क्स है या जो गिग आधारित जो क्रियाकलाप हैं उसकी जो प्रकृति है वो कैसे एक्सप्लोटेटिव है या फिर शोषणात्मक जो इसकी प्रवृत्ति है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे गिग वर्क जो है वो अपने वर्कर्स का शोषण करती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी पे ये आधारित क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। मैंने क्वेश्चन लिखा है कि गिग इकॉनमी कोविड प्रेरित लॉकडाउन में अपने सबसे बेहतर रूप में थी। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि गिग इकॉनमी जो है वो कोविड के दौरान कैसा उसका रोल रहा है, कैसा उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। साथ ही साथ क्या आप इससे सहमत हैं। तो आप क्या सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, इस बात को आप बताएंगे अपने तर्क और इसके थ्रू। नेक्स्ट है, विश्लेषण करें कि कैसे गिग विभिन्न तरीकों से शोषक भी है। हमको ये भी बताना है कि जो गिग अर्थव्यवस्था या गिग इकॉनमी है ये कैसे एक शोषक की भांति भी काम करती है या कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसके आंसर पे चलते हैं। तो जैसा कि आंसर मैंने लिखा है कि गिग इकॉनमी एक स्वतंत्र बाजार प्रणाली है, मतलब एक फ्रीडम मार्केट सिस्टम है जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो कुल मिला के जो फ्रेंड्स गिग इकॉनमी है क्या, गिग इकॉनमी ऐसे ही ये समझ सकते हैं कि किसी वर्चुअल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हमको अगर कहीं जॉब मिल जाती है या फिर कोई जो वर्कर्स होते हैं उनको अगर जॉब मिल जाती है, तो ऐसी पूरी और इस तरह से संचालित होने वाली जो पूरी आर्थिक क्रियाकलाप हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगी, गिग इकॉनमी के अंतर्गत आएंगी। इस प्रणाली में संस्थाएं कम समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रोजगार प्रदान करती हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि एक एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं कि जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इन सब में क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए जो वर्कर्स होते हैं उनको हायर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको हायर कर लिया जाता है, और फिर उस प्लेटफॉर्म के जरिए फिर उनको बताया जाता है कि कहाँ पे डिलीवरी करनी है, कहाँ से माल उनको उठाना है। सेम इसी तरीके से हम ओला उबर को भी देख सकते हैं। तो ओला उबर में भी सेम यही प्रोसेस है कि एक प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हम अपनी सर्विसेज को पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर लिखा मैंने कि कोविड प्रेरित लॉकडाउन के दौरान गिग अपने सबसे बेहतर रूप में थी, जिसके उदाहरण निम्न है। तो ये मैंने क्या किया कि जैसे क्वेश्चन की डिमांड थी कि क्या गिग इकॉनमी जो है अपने लॉकडाउन के दौरान उसके परफॉर्मेंस से उसका क्या इंपॉर्टेंस या क्या रोल रहा है। तो उसके उदाहरण में हम देखते हैं कि वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत से जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर थे, जितने भी सर्विसेज सेक्टर थे, सारे के सारे बंद पड़ चुके थे। तो हम लोग क्या करते थे, बस केवल वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था और लोग बाहर जाने को नहीं पाते थे। तो इसलिए गिग इकॉनमी एक तरह से देखा जाए तो उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया उसने। दूसरा है डिजिटल एजुकेशन। फ्रेंड्स, डिजिटल एजुकेशन के जैसे क्षेत्र में जैसे मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्रांति जैसे आ गई। लॉकडाउन ने भले ही क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था को बहुत पीछे धकेल दिया हो या बहुत सारी समस्याओं को जन्म दिया हो, लेकिन तो उसमें एक जो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव जो वर्क हुआ वो ये हुआ कि डिजिटल एजुकेशन की जो मार्केटिंग है या डिजिटल एजुकेशन तक जो लोगों की पहुंच है वो बहुत बढ़ गई। नेक्स्ट है फ्रेंड टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन में होता क्या है दोस्तों, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए टेलीविज़न या यूट्यूब या फिर क्या कहते हैं इसके थ्रू हम अपने मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। किसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हम अपने मेडिसिन को मंगा सकते हैं। फिनटेक मीन्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इसका भी प्रयोग किया गया है अपने जो लॉकडाउन के दौरान। साथ ही साथ फूड एंड अदर उससे संबंधित जितने भी जो फूड आइटम्स थे उनको, जैसे जोमेटो या स्विगी से क्या किया है हम लोगों ने, एक स्विगी या जोमेटो क्या एक प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म पे क्या किया हमने ऑर्डर किया, और ऑर्डर करने के बाद में वो जो प्रोडक्ट हमको चाहिए था वो हमारे घर पे या हमारे
जहाँ पे भी हम रहते हैं वहाँ पे वो आसानी से आ जाता है। या फिर ई कॉमर्स की बात हो तो फ्रेंड्स ये क्या थे, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए हैं जो कि गिग इकॉनमी के एग्जाम्पल्स हैं। और इन्होंने क्या किया है कि लॉकडाउन के दौरान मतलब क्या करते हैं, लोगों के बीच इनके जो परफॉर्मेंस रहा वो बहुत अच्छा रहा है। मतलब इनका प्रयोग करके लोगों ने अपने किसी भी तरह करके पर जीवन का निर्वाह किया, अच्छे से किया। फिर मैंने लिखा है कि मतलब ई कॉमर्स, साथ ही साथ लिखा कि आज सेवाओं में गिग ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, क्योंकि गिग वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था का एक ऐसा नया क्षेत्र बनकर उभरा है। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र को पढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, उसी तरीके से गिग जो इकॉनमी है ये एक प्रकार का नया सेक्टर ऐसे समझ लीजिए कि हमारे अर्थव्यवस्था का पार्ट बनता जा रहा है, जो न केवल आर्थिक विकास को तेज कर सकता है बल्कि वर्किंग आवर्स में लचीलापन, महिलाओं के कार्यानुकूल, विकलांग व्यक्तियों को भी शामिल कर समावेशी विकास को प्राप्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स, जो गिग इकॉनमी है उसका जो सबसे ऐसे कह सकते हैं कि सबसे जो अच्छा प्रयोग है या सबसे इसकी जो अच्छी बात है वो यही है कि इसमें जैसे वर्किंग आवर्स का लचीलापन होता है, मतलब हम जब चाहें तब काम कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। हम अगर अपने काम को 3 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं तो बाकी के घंटे हम अपने किसी दूसरे काम में भी दे सकते हैं, उसमें भी लचीलापन होता है। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति जो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, वो अपने वीकेंड पे या क्या कहते हैं, जब उसको नाइट में जब उसको वो अपना फ्री होता है तो उसमें भी वो क्या करता है कि गिग इकॉनमी का वो पार्ट बन सकता है। जैसे ओला यूबर में गाड़ी चलाना हो गया, या पिज़्ज़ा, या फिर क्या कहते हैं स्विगी जोमेटो का पार्ट बनना, तो ये सब क्या हो सकता है कि इसमें वर्किंग आवर्स की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब भी उसको टाइम मिले वो गिग इकॉनमी का हिस्सा बन सकता है। सेकेंड है फ्रेंड्स, महिलाओं के कार्यानुकूलन। देखिए फ्रेंड्स, है क्या कि हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, और अगर महिलाओं को देर रात काम करना, कहीं बाहर जाने, देर रात तक काम करने के लिए अगर बाहर जाना है, या फिर उनको घर से बाहर ही जाना है काम करने के लिए, तो ऐसे में जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, वो कहीं ना कहीं से उनके लिए बाधा बन जाती है। तो इसलिए क्या है फ्रेंड्स कि जो गिग इकॉनमी है वो उनको ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती हैं कि वो घर बैठे पे ही अपना काम कर सकती हैं। साथ ही साथ में वो दिन या रात जब भी वो टाइम पाएँ वो गिग इकॉनमी का पार्ट बन के और काम कर सकती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, मैंने लिखा विकलांग व्यक्तियों को। तो विकलांग व्यक्तियों, देखिए फ्रेंड, जो गिग अर्थव्यवस्था है उसने कहीं ना कहीं एक तरह से समावेशी विकास में विकलांग व्यक्तियों को शामिल करना एक ऐसे समझ लीजिए बहुत ही सराहनीय काम है, क्योंकि विकलांग व्यक्ति जैसे ना तो घर से बाहर जा सकता है कहीं पे, ना तो वो कहीं मार्केट में या फिर क्या कहते हैं ऐसे ही फील्ड में जाके कोई काम नहीं कर सकता। बट अगर वो गिग इकॉनमी का पार्ट बनता है तो वो अपने लैपटॉप से बैठ के या कहीं पे भी गिग इकॉनमी का पार्ट बन के अपने रोजगार को पा सकता है और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है। तो फ्रेंड्स, ये भी मैंने कुछ पार्ट लिखे। फिर लिखा है क्या कि परंतु गिग का एक दूसरा पहलू भी है जिसमें वह एक शोषक की भांति भी कार्य करता है। फिर मैंने क्या किया फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन की दूसरी डिमांड थी वो मैंने बताने की कोशिश की है कि कैसे गिग इकॉनमी जो है वो अपने जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए एक शोषक बन जाता है। वो कैसे बन जाता है, तो जैसे सामाजिक सुरक्षा का अभाव। जैसे फ्रेंड्स, होता क्या है कि गिग इकॉनमी वो किसी प्रकार की हमको वो नहीं अवेलेबल कराते, जितने भी सोशल सिक्योरिटीज़ होती हैं, लाइक हेल्थ फैसिलिटीज़, बीमा हो गया, या फिर वर्किंग आवर्स में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसके लिए उनको किसी प्रकार का बीमा नहीं। तो इन सब चीज़ों की जो, या फिर इस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, तो इस प्रकार से क्या है कि वो एक प्रकार से गिग इकॉनमी जो है एक प्रकार का शोषक भी बन जाता है। जान का जोखिम भी ये डाल देते हैं। जैसे वो खुद तो ऐसे टैगलाइन चलाते हैं कि 10 मिनट में पिज्ज़ा डिलीवरी, 10 मिनट में फूड डिलीवरी। तो इस तरह से क्या होता है फ्रेंड्स, जो वर्कर्स होते हैं उनके जान पे कहीं ना कहीं एक प्रकार का खतरा होता है कि उनको 10 मिनट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाना होता है अपने कस्टमर्स के पास। नेक्स्ट है फ्रेंड, कर्मकारों और नियोक्ता का प्रत्यक्ष संबंध नहीं हो पाता। जैसे फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई एक बहुत ही स्किलफुल इंसान है और वो ओला या उबर में काम कर रहा है और वो एज ए ड्राइवर काम कर रहा है, बट उसकी जो स्किल है वो मैनेजमेंट लेवल की है। तो अगर
जो कर्मकार हैं और नियोक्ता हैं, मतलब जो वर्कर हैं और जो नियोक्ता है, अगर इसके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है तो वो उसकी स्किल पावर को, उसकी जो योग्यता है उसको जान ही नहीं पाएंगे। और ऐसा समझ सकते हैं हम कि हो सकता है एक उस व्यक्ति के आने से उस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता हो, लेकिन तो चूंकि इन दोनों में प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, इसलिए जो उसका परिणाम क्या हो सकता है कि वो उसके योग्यता को अनदेखा कर दे या उसकी योग्यता का वो प्रयोग न कर पाए कंपनी। तो एक तरह से ये भी क्या करता है, और इससे क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं उनमें भी किसी न किसी प्रकार की हीन भावना का जन्म हो जाता है। नेक्स्ट मैंने लिखा फ्रेंड्स कि सामाजिक सुरक्षा संहिता में गिग वर्कर को कम महत्व दिया गया है। जो सोशल सिक्योरिटी कोड है फ्रेंड्स, उसमें क्या किया गया है, गिग वर्कर्स को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। साथ ही साथ जो वर्कलोड है वो भी कभी कभी बढ़ जाता है, जिससे इन लोगों को, जो गिग वर्कर होते हैं, इनको फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है श्रमिकों की लाचारी। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स क्या है कि हम अभी किसी भी गिग प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं या उसके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उससे हैं, बट वो वर्क हमको समझ में नहीं आ रहा, वो हमको काम समझ में नहीं आ रहा है, हमको उस मतलब एक तरह से हमें बोरिंग लग रहा है या हमको ऐसा लग नहीं रहा है कि हम उसको काम का अच्छे से कर पाएंगे, फिर भी हमको उस काम को अगर करना पड़ता है तो ये क्या है, श्रमिकों की एक प्रकार से लाचारी भी होती है। इस प्रकार से उनका शोषक जो है गिग बन जाता है। नेक्स्ट है आईएलओ के मूल्यों के खिलाफ। चूंकि फ्रेंड्स किसी भी प्रकार की सोशल सिक्योरिटीज़ न देना या फिर श्रमिकों के वेलफेयर में कोई काम न कर पाना, इन सारी चीज़ों की कमी जो है वो एक प्रकार से जो आईएलओ के जितने भी मूल्य हैं उनके खिलाफ ही हैं। तो इसीलिए मैंने लास्ट पॉइंट लिख दिया कि आईएलओ के मूल्यों के खिलाफ। आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट फ्रेंड मैंने इसका कंक्लूजन कुछ इस तरह से लिखा कि यदि हम नीति आयोग की सिफारिश पर ध्यान दें, जैसे गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन, दुर्घटना बीमा तथा व्यवसाय संबंधी रोगों के उपचार की पर्याप्त सुविधा दी जाए, तो निश्चित ही लोगों को गिग अर्थव्यवस्था की तरफ आकर्षित कर आर्थिक विकास को और तीव्र किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये मैंने क्या किया है कि कंक्लूजन में क्या किया कि मैंने अपना स्टेटमेंट न डाल के नीति आयोग का एक स्टेटमेंट डाल दिया, जिससे हमको ये अपना एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग एग्जामिनर को समझाएं कि हाँ ये इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है। वे फॉरवर्ड मैंने किसका ले लिया है, एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन का ले लिया है। हाँ नीति आयोग ने ऐसा ऐसा कहा है, तो जाहिर सी बात है अगर नीति आयोग ने कहा होगा तो किसी बेस पे कहा होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोगों ने अपना आंसर कंप्लीट किया। फिर से एक बार हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन हम लोगों का था कि जो गिग इकॉनमी है वो उसने लॉकडाउन में कैसे अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया, उसके बारे में हमें बताना कि क्या आप सहमत हैं या नहीं। नेक्स्ट पार्ट था कि गिग इकॉनमी कैसे एक शोषक है। तो पहले वाले पार्ट में हमने बताया गिग इकॉनमी के बारे में, फिर मैंने क्या बताया कि कैसे कैसे उसने लॉकडाउन में हम मतलब अपना परफॉर्मेंस दिया। साथ ही फिर उसके बारे में हमने क्या किया कि उसकी एक दूसरा पहलू भी बता दिया कि वो कैसे एक शोषक की बात कार्य करता है। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या किया कि एक नीति आयोग पर आधारित एक कंक्लूजन लिख दिया। तो फ्रेंड्स ये क्या किया, एक इस तरह से हम लोगों ने अपना आंसर कंप्लीट कर लिया। पर अब फ्रेंड्स इससे रिलेटेड देखिए फ्रेंड्स, जब हम एक चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको हम कैसे दूसरी चीज़ों से लिंक करें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आंसर राइटिंग का जो सबसे अच्छा फ़ायदा है वो यही है कि कैसे हम कोई चीज़ इकोनॉमी पढ़ते हैं तो उसको कैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट में यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम सोशल एम्पावरमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के जो इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं कि हम एक टॉपिक को अपने जो जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे यूपीएससी में, अगर उनके साथ हम लिंक करना सीख जाएं तो यही हमारे, ऐसे समझ लीजिए कि आंसर राइटिंग का प्रतिफल है, उसका परिणाम ही है। तो अभी देखते हैं फ्रेंड्स, अभी हम लोग कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है। तो पहला जैसे एक है टास्कमो, एक इंस्टीट्यूशन है, वो अपनी रिपोर्ट जारी करती है। तो उसने बताया कि गिग में जो महिला की भागीदारी है वो 3 गुना बढ़ी है। तो फ्रेंड्स क्या होगा कि अभी मान लीजिए कभी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हों, तो वुमेन एम्पावरमेंट में अगर हम केवल एक पॉइंट ये लिख दें कि गिग इकॉनमी को बढ़ावा देना ही जो है क्या कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना है। कैसे, तो उसमें हम एग्जांपल दे देंगे कि हाँ टास्कमो की ये रिपोर्ट है जो बताती है कि इन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी जो है वो गिग इकॉनमी में ऐसे ऐसे बढ़ी है। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम महिलाओं को इस तरह बढ़ा के उनको प्रमोट कर सकते हैं। तो टास्कमो ने बताया था कि जैसे
एडटेक है या ई कॉमर्स है, फैशन टेक है, हेल्थ टेक है, फिनटेक है, बहुत सारी चीज़ों में। तो इन सब में जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वो 3 गुना बढ़ा है। तो फ्रेंड्स ये रिपोर्ट याद रखिएगा, टास्कमो रिपोर्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की, अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। ये थोड़ा आप लोग अपने स्क्रीन को रोटेट करके देख लीजिएगा। गिग इकॉनमी में नीति आयोग ने क्या कहा कि गिग का महत्व क्या है। तो सबसे पहले उसने क्या बताया कि कोविड में नौकरी जैसे उसने दिलाई, चाहे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है। दूसरा उसने क्या किया कि शहरी क्षेत्रों में सेवा दिलाया, जैसे फूड सर्विसेज दिलाई या फिर ओला उबर, ये सारी चीज़ों की। नेक्स्ट तीसरा कि नौकरी या अवसर जो दिलाया वो भी था, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हों, जैसे पुरुषों के लिए असामान्य व्यक्ति में जैसे महिलाएं हो गई या फिर क्या कहते हैं विकलांग व्यक्ति हो गए, इन लोगों को भी क्या किया उसने, नौकरियां दिलाई हैं। ठीक, फिर फ्रेंड्स एक रिपोर्ट ये भी है कि नीति आयोग ये भी बताता है कि जो गिग वर्कर हैं और 19-20 या 19-21 में कितने थे टोटल, 1.5% थे टोटल वर्कफोर्स का, जिसकी ऐसी संभावना की जा रही है कि 29-30 तक या 2029-30 तक इनकी जो संभावना वो ये है कि 4.1% तक बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर हम कहीं पे भी ये भी लिख रहे होंगे कि मान लीजिए कि कहीं पे हम अपने वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, तो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन में अगर हम गिग वर्कर को भी जोड़ दें कि ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फोर्स जो है क्रिएट किया जा सकता है, उसका हम उदाहरण दे देंगे कि नीति आयोग ऐसा कह रहा है कि 2020-21 में टोटल वर्क फोर्स इतना था, जिसकी संभावना जो है 29-30 तक 4.1%, ये केवल इतना लिख देंगे कि लगभग 3 गुना बढ़ने की संभावना है। तो इस तरह से भी हम अपने आंसर को रीच कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक ये रिपोर्ट मान लीजिए कभी हम लोग वोमेन से रिलेटेड लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो आया था उसमें इंडिया की रैंकिंग जो कितनी है 135 है आउट ऑफ 146। तो इस तरह से क्या करेंगे कि अगर हम महिलाओं की भागीदारी क्या करें गिग इकॉनमी में बढ़ा दें तो हो सकता है कि हमारा जो ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये थोड़ा अच्छा हो जाए। इस समय तो इसकी स्थिति बहुत ही खराब है। नेक्स्ट है PLFS मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2019-20। इसमें भी बताया गया है फ्रेंड्स कि जो महिला वर्क पार्टिसिपेशन है वो टोटल 20% है और जबकि मेल का कितना है 56%। तो इस 20% को हम 50-50% कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, गिग इकॉनमी में ज़्यादा से ज़्यादा वुमेंस की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना होगा। और इसमें यह भी बताया गया कि जो वुमेंस का पार्टिसिपेशन है वो 20% है या इतना कम है, उसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें बताया गया कि घरेलू कार्य है, फिर नौकरी में कमी है, दूसरा है घरेलू कामकाज से क्या होता है कि समय की कम बचत होती है, तीसरा है सांस्कृतिक मानदंड में जो है मान्यताएं नहीं है हमारे यहाँ, तीसरा है प्रतिशतात्मक जो मानसिकता है वो भी क्या करती है महिलाओं को जो है ज़्यादा वर्क पार्टिसिपेशन में भाग लेने से कहीं ना कहीं रोकती है। तो इस तरह से अगर हम गिग इकॉनमी को बढ़ावा दें तो कहीं ना कहीं ये लाभ जरूर होगा कि वुमेंस का पार्टिसिपेशन जो है वर्क फोर्स में बढ़े। नेक्स्ट फ्रेंड ये भी है कि गिग इकॉनमी पे महिला सशक्तिकरण से संबंधित UNDP और FICCI की रिपोर्ट जो है वो ये बताती है कि महिलाओं का प्रयोग किया जा सकता है गिग इकॉनमी में, क्योंकि ये पार्ट टाइम है। दूसरा फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं, मतलब जब भी आप चाहें तब भी इसमें काम कर सकते हैं, एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं फैमिली और अपने वर्क के बीच में। नेक्स्ट है वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि आपको कहीं आने जाने की जो यात्रा का समय है वो भी बचेगा। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं गिग इकॉनमी पे आधारित हैं या उससे अगर संबद्ध होती हैं तो नाइट वर्क में भी वो अपना काम कर सकती हैं, मतलब नाइट वर्क भी कर सकती हैं, कहीं उनको जाने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने घर पे ही रह के कर लेंगी। इस तरह से एक जो वुमेन के सिक्योरिटी का पर्पज़ है या घर से उनको बाहर जाने के से रोकने का जो सिलसिला है वो सब बंद हो सकता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या किया है कि मैंने आंसर तो लिखा ही, साथ ही साथ में बहुत सारे रिपोर्ट और बहुत सारे क्या कहते हैं संस्थाओं की जो बातें थी, जो सिफारिशें थी, हम लोगों ने वो भी देखी। तो फ्रेंड्स इस तरह का जो आंसर था हमने कंप्लीट किया। और फ्रेंड्स आज एक नोटिफिकेशन के थ्रू पता चला कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 100+ हो गए हैं, जिसमें आप लोगों को मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप हमारे वीडियोस को पहुंचाइए ताकि इससे
हिंदी मीडियम के उन छात्रों को जो दिल्ली और मुखर्जी नगर नहीं जा सकते, लखनऊ नहीं जा सकते, बड़े बड़े शहरों में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते, वो भी द हिंदू, बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस ऐसी न्यूज़ को अगर वो पढ़ पाते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ पाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो उस पूरे मुद्दे को समझने में सक्षम हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर के थ्रू। तो फ्रेंड्स, ये आपकी एक तरह से नैतिक जिम्मेदारी भी है, समझ लीजिए, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरह की वीडियोस ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे ही वीडियोस को पहुँचाएँ, आप जैसे ऐसे हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी पढ़ाई लिखाई से जितनी भी वीडियोस हैं जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। अगर फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि सर हमें इसका PDF भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको अपने लिंक में या अपने सब्सक्रिप्शन में क्या करूँगा, इसको डाल दिया करूँगा, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। और कल एक नए टॉपिक के साथ हम आप लोगों के पास उपस्थित होंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।